वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 22 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अप्रैल 2016 से प्रभावी हुआ। दूसरा कथन, यह फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए एक बेंचमार्क ऋण दर है। और तीसरा कथन है, यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर इसका डी होगा। इसके अलावा MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब जमा दरों में वृद्धि होती है तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 में आया। दूसरा कथन है, लोकपाल केंद्र सरकार के सचिव पद के नीचे का नहीं होगा। तीसरा कथन है, लोक सेवकों के संबंध में शिकायतों को प्रारंभिक जांच के लिए या CVC के पास भेजता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला रॉन्ग है, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2011 में नहीं 2013 में आया। इसके अलावा लोकपाल पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाली संस्था है और 2019 में अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ ये अस्तित्व में आया, लेकिन एक RTI के अनुसार अभी तक इसकी जांच निदेशक की नियुक्ति इसमें नहीं की गई है। इसके अलावा लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सभी संसद सदस्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं। इसके अलावा केंद्र द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था के सदस्य भी जांच के दायरे में आते हैं। और वर्तमान में पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव से संबंधित है। दूसरा कथन है, गर्म हवा में अधिक नमी होती है, जिसका अर्थ है कि इससे निर्मुक्त होने वाले जल की मात्रा भी अधिक होगी। और तीसरा कथन है, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का सिद्धांत है कि जलवायु में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों में से अधिकांश के लिए मानव द्वारा किया जा रहा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन उत्तरदायी है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर तापमान भूमध्य रेखा की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा ओडिशा, चौथा कर्नाटक। तो सही आंसर इसका ए है, आंध्र प्रदेश। कापू मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं EWS, इनके लिए भी 10% आरक्षण की घोषणा की गई है यहाँ पे। और यह आरक्षण संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके अनुसार बढ़ाया गया है। और जो ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करते हुए EWS के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण 10% कोटे की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, यह रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे पर आधारित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन राज्यों ने स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च अधिक किया है वहाँ कोविड-19 की रिकवरी दर अधिक है, जैसे असम, बिहार और गोवा। इनका एग्जाम्पल दिया गया है, इन्होंने ज़्यादा खर्च किया है जीडीपी का स्वास्थ्य पे। इसके अलावा केरल ने बहुस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक अपतटीय पवन ऊर्जा के माध्यम से कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पहला ऑप्शन है 5 गीगावाट, दूसरा 10, तीसरा 50 और चौथा 100 गीगावाट। सही आंसर इसका ये है, 5 गीगावाट का। इसके अलावा 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया था। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संचारी और गैर संचारी दोनों रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन में परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, तपेदिक, मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं कुष्ठ रोग से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान है। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 10 लाख से अधिक आशा तथा आशा फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्माइल योजना क्या है। पहला, इसे केंद्रीय उद्यमिता मंत्रालय ने तैयार किया है। दूसरा, इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना को भी शामिल किया गया है। और तीसरा कथन है, इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, बुनियादी दस्तावेज शामिल हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, इसका आंसर 2 और 3 होगा। ये गलत है, यहाँ पे केवल 2 और 3 सही हैं। पहला गलत है क्योंकि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला रॉन्ग है। केंद्रीय उद्यमिता मंत्रालय ने इसको तैयार नहीं किया है, यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार किया हुआ। इसके अलावा इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद एक नई योजना है। इसके अलावा भिखारियों की संख्या के संदर्भ में भी एक बात कही गई है कि भिखारियों की संख्या के मामले में जो टॉप पे है वो पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। तो आज के हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा MCLR से संबंधित था, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट से संबंधित था। तो ये 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए बेंचमार्क ऋण दर होती है और यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। सभी कथन इसके सही थे। और ये इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है अगर MCLR की वास्तविक जमा दरें वो बढ़ जाती हैं तो। दूसरा कथन हमारा लोकपाल से संबंधित था। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। इसके अलावा जो लोकपाल होता है वो केंद्र सरकार का जो सचिव पद है उसके स्तर का होता है। इसके अलावा लोक सेवकों के संबंध में जो शिकायतें हैं उनकी प्रारंभिक जांच के लिए ये CBC के पास भेजता है। और 2019 में अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ लोकपाल अस्तित्व में आया, लेकिन अभी तक इसमें जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसमें संसद सदस्य, केंद्र सरकार के कर्मचारी, इसके अलावा आंशिक रूप से केंद्र द्वारा जो वित्त पोषित संस्था के सदस्य हैं उनकी भी जांच ये कर सकता है। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के अध्यक्ष हैं इस समय और इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वैश्विक तापमान से संबंधित। तो इसमें औसत जो वैश्विक तापमान है इसमें वृद्धि मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव से संबंधित है। इसके अलावा ये सही था, गर्म हवा में अधिक नमी होती है जिसकी वजह से निर्मुक्त होने वाले जल की मात्रा अधिक होगी, ये भी सही है। और एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज का सिद्धांत है वो उसके लिए अधिकांश मानव के द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस तथा जीवाश्म ईंधन का दहन। इसके अलावा जो पृथ्वी का तापमान है वो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर 2 से 3 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बात आई है सामने एक अध्ययन में। इसके अलावा मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग से जो अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान है उनकी आवृत्ति बढ़ गई है, तीव्रता में भी योगदान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कापू समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश ने प्रदान किया है इसको। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के एक कृषि प्रधान समुदाय है। और EWS किसके थ्रू आया था? 103 अमेंडमेंट के तहत आया था। 10% कोटा दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 के संदर्भ था। तो इसको ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया है और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे पर आधारित है। इसके अलावा इसमें ये बात कही गई जिन राज्यों ने GDP पर स्वास्थ्य पर GDP का अधिक खर्च किया है वहाँ पे कोविड-19 की रिकवरी दर अधिक रही है। एग्जाम्पल के तौर पे असम, बिहार और गोवा को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जो 2022 तक की अपतटीय पवन ऊर्जा है उससे कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो वो 5 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया और 2030 तक इसको 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित, जिसको 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था। इसके अलावा इन दोनों को एक साथ में ग्रामीण और शहरी को 2013 में शुरू किया गया, तब से ये साथ में चल रहे हैं दोनों। और इसमें संचारी और गैर संचारी दोनों रोगों को कवर किया जाता है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ जो मिशन है इसमें परिवार नियोजन और सार्वभौमिक टीकाकरण है। तपेदिक, मलेरिया, डेंगू, कुष्ठ रोग ये सभी मुफ्त सेवाएं इनसे संबंधित शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्माइल से संबंधित था कि स्माइल योजना क्या है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के जो व्यापक पुनर्वास है उनकी योजना केंद्र स्तर पर चल रही है, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें बड़े पैमाने पर इनके लिए पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसे शुरू किसने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसके फुल फॉर्म की बात की थी तो स्माइल का फुल फॉर्म था सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो ये भिखारी और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए मौजूदा योजनाओं को विलय के बाद तैयार की गई है। और भिखारियों के मामले में टॉप पे पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।